हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स का जो है एक्सरसाइज 1.2 अर्थात प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि प्रश्नावली 1.2 में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं से संबंधित अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के बारे में जो है हमने पहली क्लास में पढ़ लिया है संख्याओं के प्रकार वाले जो है वीडियो में, लेकिन फिर से जल्दी हम देख लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं लिखूंगा वास्तविक संख्याएं। तो ये जो है वास्तविक संख्याओं वाला जो है चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको याद रखना है वास्तविक संख्याएं जो है दो प्रकार की होती हैं, जिनमें से जो पहला प्रकार होता है वो होता है परिमेय संख्या और जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो ये आपको याद रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो है वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। बात करें परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q मतलब हर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे यहां पास मैं 5/0 लिखता हूं तो ये जो है एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमको यहां पास बोला गया है कि Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। यदि Q 0 के इक्वल होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं कही जाएगी, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है जैसे 3/2 -5/2 है ना। और आपके और एग्जाम्पल हो जाएंगे -3 या कि 5 प्लस का 5 या 1.32323232, ठीक है ना। मतलब कि काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि क्या ये परिमेय संख्या है। जी हाँ, ये परिमेय संख्या। जब भी दशमलव के बाद जो है कोई भी पैटर्न बन रहा है तो वो जो है परिमेय संख्या ही कहलाएगी। देखो इसमें दशमलव के बाद जो है एक पैटर्न बन रहा है 32323232 का, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। या कि कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद जो है समाप्त हो जाती है, मतलब दशमलव के बाद कुछ स्टेप्स के बाद जो है वो समाप्त हो जाती है, वो भी जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये था परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में जो है व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम जो है अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या जैसे पाई की वैल्यू आप देख लो 22/7 होती है, और 22/7 जो है इसकी वैल्यू जो है 3.4343434314 लगभग इस तरह से आता है ना। मतलब इसमें देखो कि दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा था। परिमेय संख्या में क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। दशमलव के बाद 323232 या कि बनेगा 21222, मतलब कोई भी संख्या बनेगी लेकिन पैटर्न बनेगा परिमेय संख्या में। लेकिन अपरिमेय संख्या में कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, ये जाती जाएगी अनंत तक जाती जाएगा, है ना। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को जिसमें दशमलव के बाद कोई भी पैटर्न नहीं बनता है, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, समझ में आया। जैसे हो गया √3 हो गया, इसमें भी जो है कोई निश्चित मान नहीं होता है इसका, ठीक है ना। √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। ये सारे क्या हैं, ये जो है सारे अपरिमेय संख्याएं। जैसे 5.2134564323 ऐसे जो है कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो ऐसे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये था परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ओके, अब जो है 1.2 के क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रमेय की भी जरूरत पड़ती है।
और वो प्रमेय क्या है आइए देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो प्रमेय क्या है, अब देखो बहुत लोगों को जो है डाउट होता है कि 1.2 के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, लेकिन आज फिर ये डाउट आपका जो है खत्म होने वाला है। देखो प्रमेय क्या है, सबसे पहले हम प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय जो है 1.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो क्या है, तो यहां पर प्रमेय फर्स्ट जो है कि मान लीजिए कि b जो है b एक अभाज्य संख्या है। क्या है, b एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी तीसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे 3 हो गया, जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, और 11 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो मान लीजिए कि b एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। मान लीजिए कि b एक अभाज्य संख्या है और यदि b a स्क्वायर को a की घात 2 को विभाजित करती है तो b a को भी विभाजित करेगी। देखो ये हमारा प्रमेय है, मतलब कि कोई अभाज्य संख्या यदि a के वर्ग मतलब a की घात 2 को विभाजित करती है तो वो जो अभाज्य संख्या है वो a को भी विभाजित करेगी। प्रमेय समझ में नहीं आया होगा, चलिए ऐसे समझाता हूं। मान लो कि ये जो a है ना, ये आपका a जो होगा ये धनात्मक पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक मीन्स क्या होगा, कोई भी नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। a धनात्मक पूर्णांक और b का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की जगह कोई भी संख्या आ सकती है, 2 अभाज्य संख्या आ सकती है, 3 आ सकती है ना, कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है। तो जैसे यहाँ पास मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर फिर बट्टे में b। तो a स्क्वायर जो होता है बच्चों वो धनात्मक पूर्णांक होगा हमेशा, ये आपको याद रखना है, धनात्मक पूर्णांक। और ये आपका जो b होता है ना बच्चों वो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो मैंने क्या बताया कि यदि ये जो b अभाज्य संख्या है, यदि ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो जो इसका वर्गमूल होगा ना, जैसे मैं बोलूं 64 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। इसी प्रकार a का वर्गमूल जो होता है a होता है। तो ये जो b अभाज्य संख्या है ना, यदि a स्क्वायर मतलब a की घात 2 को विभाजित करती है तो ये जो b है ना अभाज्य संख्या, यही जो है a को भी विभाजित करेगी। समझ में आया कि नहीं आया प्रमेय। मैंने क्या बताया कि यदि b अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो ये b जो है इसके वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी। नहीं आया समझ में, ऐसे समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 64। यदि हम कोई भी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करते हैं 64 को, तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, 32। क्या मिलेगा, 32। और 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है बच्चों, 8। और 8 जो है 8 को भी विभाजित 2 करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यदि 2 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है मान लो, और ये है धनात्मक पूर्णांक। क्या है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। तो यदि जो है अभाज्य संख्या मतलब कि किसी वर्ग को जो है विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या जो है इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। और एग्जांपल लो, जैसे 49 को विभाजित कौन करता है, 7। तो 49 7 फते 49, तो 49 का जो वर्गमूल होगा 7 होगा। तो ये अभाज्य संख्या 7 है। तो यदि जो है कोई अभाज्य संख्या 7 49 को विभाजित करती है तो ये 7 जो अभाज्य संख्या है ये 49 के वर्गमूल 7 को भी विभाजित करेगी। समझ में? यही तो मैंने इसमें बोला कि यदि कोई अभाज्य संख्या b जो है ये a स्क्वायर को विभाजित करती है तो यही अभाज्य संख्या b जो है a स्क्वायर के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी। समझ में आया? होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस ये नियम याद रख लो, बस
कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पास जो है पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रमेय जो है यहाँ पास मैं लिखा रहने, हालांकि लिख लीजिएगा आप लोग रफ में, है ना, फिर मेरे को यहाँ पास स्पेस नहीं मिलेगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट जो है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नावली 1.2 का, वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है, इसको स्पेशली IMP कर लीजिएगा और एग्जाम में काफी बार ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पास अपरिमेय संख्या है ना, तो इसका उल्टा मानेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, लेकिन सिद्ध करना है हमको, तो परिमेय संख्या मान के सिद्ध करना है हमको। और परिमेय संख्या यदि आ गई तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है हल में आपको लिखना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानोगे, √5 एक परिमेय संख्या। यहां पर इसका उल्टा मान लेना है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब कोई भी परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पास लिख सकते हो √5 बराबर लिखोगे P/Q। कोई भी परिमेय संख्या वही होती है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पास लिखोगे P और Q जो है दो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। और यहां पास Q बराबर नहीं है किसके, 0 के। समझ में आया कि नहीं आया, होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब P और Q कौन से नंबर हो सकते हैं। तो P और Q को हमको ऐसे तोड़ना है कि उसके एक जो है गुणनखंड होने चाहिए। एक गुणनखंड का मतलब क्या हो गया, जैसे 5/3 है। ये बताओ ये दोनों संख्याएं क्या है, किससे विभाजित होंगी। या तो स्वयं से होगा और या तो एक से होगा। तो इन दोनों का एक ही गुणनखंड है, क्या है, एक है। मतलब ऐसी दो संख्याएं लेना है कि जिनके गुणनखंड केवल एक हो, और वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, अर्थात को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो यहां पर हमको लिखना है कि √5 बराबर P/Q तो है, लेकिन P/Q की जगह हम यहां पास लिख देंगे √5 बराबर जो है A/B। और A और अपान B हमने लिखा है P बराबर A और Q बराबर B हमने लिया है, क्योंकि हमने दो सहअभाज्य संख्याएं मानी हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पास हम लिख देंगे √5 बराबर A/B। तो यहां पास आपको ब्रैकेट में लिखना है जहां A और B दो पूर्णांक हैं, या कि सहअभाज्य संख्या हैं, दो पूर्णांक हैं। और नहीं, A और B लिख लो, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। और यहां पास जो है B बराबर नहीं है किसके, 0 के। समझ में आया कि नहीं आया। सहअभाज्य संख्या यदि B के नीचे 0 आ जाएगा तो ये तो सहअभाज्य नहीं कहलाएगी। तो यहां पास हमने माना कि √5 बराबर A/B, जहां A और B दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं और B बराबर नहीं है 0 के। तो यहां पास आपको लिखना है A और B के गुणनखंड, A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, या कि ऐसे लिख लो, एक है, ठीक है ना। तो यहां पास हमने लिख लिया A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। मतलब जैसे हमने माना, जैसे 5/3 हो गया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब केवल एक से ही विभाजित होंगी दोनों संख्याएं, या तो स्वयं से, तो गुणनखंड केवल एक है। जैसे आप याद कर लो 7/3
3 हो गया, तो इसका गुणनखंड भी 1 ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर 8/4 कर दूं तो 8/4 1 से भी विभाजित हो रही हैं दोनों संख्याएं, और 2 से भी विभाजित हो रही हैं ये दोनों संख्याएं, और 4 से भी विभाजित हो रही हैं। तो क्या इसका केवल एक गुणनखंड है? नहीं, इसका जो है 1 से ज्यादा गुणनखंड है, तो इसलिए जो है ये सह अभाज्य नहीं होंगी। लेकिन सह अभाज्य संख्याएं वही होंगी जिनमें a और b के केवल एक गुणनखंड हो। ठीक है ना। अब आगे क्या लिखना है दोस्तों? आगे यहां पास लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। हालांकि मैं यहां पास बीच में लिख दिया हूं, है ना। तो यहां पास लिखना है आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जब भी आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना दोस्तों, तो यहां पास क्या है, √5 है, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पास a/b है, तो a/b ब्रैकेट में लिखोगे और उसका जो है स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया आपको कि नहीं आया? समझ में आया आपको कि नहीं आया? होप आ गया होगा। अब आगे क्या लिखना है दोस्तों? आगे यहाँ पास मैं यहाँ पास लिख देता हूँ कि √5 का स्क्वायर क्या होगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्तों आप जो है मान लो √3 का स्क्वायर करते हो, तो ये इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। और जब भी दो सेम संख्याओं का अंडर रूट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो संख्या बाहर निकल आती है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं यहाँ पास लिख दूँ √25 का स्क्वायर, बताओ क्या होगा? तो √25 गुणे √25 करोगे तो यहाँ पास 25 बाहर निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यही आपको याद रखना है कि यदि √5 इंटू √5 करोगे तो यहाँ पास जो है √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा, बराबर। अब a का जो है, जब भी आप जो है मान लो कोई संख्या है x y और इसका क्या कर रहे हो? स्क्वायर कर रहे हो, तो जब भी इनका ब्रैकेट हटाओगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर। अर्थात जब भी आप कोई नंबर मान लो 2/3 का स्क्वायर करोगे तो इसका ऊपर वाले का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और मान लो कि यहाँ 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूनी 4 और 3 का 9, ये होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हमने यहाँ करना है। यहाँ पास a/b है, तो यहाँ पास a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पास देखो प्यारे दोस्तों, b स्क्वायर जो है इधर साइड हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा 5 से, तो यहाँ पास आ जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। और ये 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जो है, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा बट्टे में जाती है, और यहाँ मल्टीप्लाई में संख्या कौन सी है? 5 है, तो 5 जो है ये a स्क्वायर के बट्टे में चला जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या? b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर अपान 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बट्टे 5 आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके। अब यहाँ पास देखो, ये प्रमेय वाला जो मैंने बताया था ये नियम फॉलो करेगा। कौन फॉलो करेगा? प्रमेय वाला। तो यहाँ पास आपको लिखना है कि यदि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही 5 जो है a को भी विभाजित करेगा। और ये हमने कहाँ से लिया? प्रमेय प्रथम से लिया, मतलब प्रमेय पहले प्रमेय से हमने ये जो है ज्ञात किया। तो यहाँ पास जो है मैं मिटा देता हूँ, होप आप लोगों ने जो है ऊपर लिख लिया होगा, ऊपर यहाँ पास लिख लिया होगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पास ये होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है ना, इधर साइड, चूंकि जो है स्पेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास हमने लिखा है कि यहाँ पास हमारी जो वैल्यू आई है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टे 5, तो हमको यहाँ पास लिखना है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, यहाँ पास 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 जो है इसके वर्गमूल, a का वर्गमूल, a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? a होगा, तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अब समझ में आया कैसे हमने लिखा? प्रमेय 1 से। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जब 5 जो है a को विभाजित करेगा, तो जब भी 5 जो है a को विभाजित करेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा, और वही भागफल हम क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? c मान लेंगे। मान लो 7 को 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल हमारा क्या आएगा प्यारे दोस्तों?
3 आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार मान लो 5 को a से विभाजित किया हमने तो भागफल हमारा क्या आ गया, c आ गया प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पास 5 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a बराबर क्या मिलेगा हमको प्यारे दोस्तों, a बराबर मिल जाएगा यहाँ पास, इससे मल्टीप्लाई होगा तो a बराबर मिल जाएगा 5c। क्या मिल जाएगा दोस्तों, 5c हो जाएगा। और यहाँ पास लिख लोगे इसको जो है a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और a का मान कितना है 5c है। तो यहाँ पास समीकरण 1 क्या है हमारा 5b², यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, यहाँ पास लिख देता हूँ 5, इसी के नीचे लिख देता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। और यहाँ पास जो है, यहाँ पास जो है a का मान जो है हमारा कितना है 5c, तो a का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है 5b² बराबर a², और a² की जगह जो है a का मान रखेंगे। तो यहाँ पास 5b² है तो 5b² बराबर a की जगह a का मान कितना है 5c, तो 5c रख देंगे, इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पास जो है क्या आ जाएगा, ये 5b² है तो 5b² रहेगा, 5 का वर्ग करोगे तो 5 25, और c का वर्ग करोगे तो c² आएगा। तो 5 से 25 का टेबल चले जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो बचा हमारे पास क्या प्यारे दोस्तों, b² बराबर 5c² बचा कि नहीं बचा। अब देखो 5 को जो है इसके बट्टे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली संख्या बट्टे में जाती है तो b² बट्टे 5 बराबर क्या आ जाएगा c² आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, c² बराबर b² बट्टे क्या लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पास क्या हुआ, जिस प्रकार पहले समीकरण में 5a² को विभाजित करेगा तो 5 जो है a को विभाजित कर देगा, सिमिलर यहाँ भी वही लिखना है। जैसे 5 यदि b² को विभाजित करता है तो यहाँ लिखोगे आप 5 b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आगे आपको क्या लिखना है, ये समीकरण हमारा क्या होगा 2 होगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो आपको लिखना है कि समीकरण 1 में भी 5 आ रहा था और समीकरण 2 में भी 5 आ रहा है, मतलब हमारे को गुणनखंड क्या मिला, क्या 1 के अलावा और कोई गुणनखंड मिला, हाँ मिला। कौन सा मिला, 1 और 5 मिले। तो ये तो अपरिमेय संख्या होगी नहीं, लेकिन अलग गुणनखंड क्यों मिला, हमें तो पता है √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पास 1 के अलावा और कोई भी गुणनखंड मिल रहा है, 5 मिल रहा है, तो परिमेय संख्या कैसे हो गई, क्योंकि हमने गलत माना है, हमारी कल्पना जो है गलत है, इसलिए परिणाम गलत आ रहा है। हमने कल्पना क्या किया था, यहाँ पास दिया है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और हमने कल्पना किया था कि √5 परिमेय संख्या है, इसलिए जो है हमें विरोधाभास प्राप्त होता है और हमारी कल्पना का जो है गलत परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए जो है √5 परिमेय संख्या है, अतः जो है √5 अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पास आपको थ्योरी में लिखना है कि यहाँ पास समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि A और B के एक से अधिक गुणनखंड हैं, अर्थात हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। √5 एक प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने हमारी गलत कल्पना से परिणाम गलत प्राप्त होता है, अतः
हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, इसमें आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर कुछ लोगों को समझ में ना आया होगा, क्योंकि हमारी कल्पना क्यों गलत साबित होती है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने इसके विपरीत माना। हमने केवल कल्पना किया है कि √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या जैसे ही हमने माना तो परिणाम ये जो है परिमेय √5 को परिमेय बता दिया, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारी गलत कल्पना की वजह से गलत परिणाम प्राप्त हुआ, ऐसा आपको लिखना है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तो होप आप लोगों ने जो है सभी इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है वो कौन सा है, आइए देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से किए जाएंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसमें सिद्ध करना है कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिमिलर वही करना है। अब मैं जो है यहाँ पे लाइनिंग खींच देता हूँ, ताकि वो वाले पार्ट्स में भी मैं इकट्ठा एक बार में ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। तो हल करना है तो सबसे पहले यहाँ लिखना है कि 3 इसके विपरीत मानना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमको दिया है तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे। तो मान लीजिए, माना कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P/Q है तो दोनों को हमें सहभाज्य बनाना होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3+2 √5 बराबर A/B, जहां यहां लिखोगे A और B दोनों सहअभाज्य हैं, मतलब और B बराबर नहीं है किसके, 0 के। सहअभाज्य मैंने बताया कि जिसके केवल एक गुणनखंड हो, है ना। तो यहां लिखोगे A और B में केवल एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पास लिखना है आपको कि 3+2 √5 बराबर A/B। तो यहाँ पास +3 है, तो इसको पक्षांतर कर दोगे। तो जब भी ये वाला +3 ना इधर जाएगा तो इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखोगे 3 का पक्षांतर करने पर, 3 का पक्षांतर करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 2 √5 बराबर A- क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि प्लस था इधर आएगा तो माइनस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पास है A/B -3। तो जब भी कोई ऐसी संख्या हो ना 4/3 -2 हो ना, तो आपको क्या करना है कि इसके बट्टे में भी 1 ले लेना है। और जब इसके बट्टे में 1 लोगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3। तो यहाँ पर आप देखो 3 का पहाड़ा 3 में कितने बार पढ़ोगे कि 3 आ जाए, तो 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार पढ़ोगे, तो जितने बार पहाड़ा पढ़ोगे उतने से ऊपर से गुणा कर देना है। अब देखो 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ो कि 3 आ जाए, 3 बार 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़े, 3 बार। तो इसके ऊपर वाले से गुणा कर दो बस। 4 1 = 4, माइनस है तो माइनस, 2 3 6 बराबर क्या आ जाएगा, -2/3। ये आंसर आ जाएगा। और यदि आपको डायरेक्टली करना है, मान लो डायरेक्टली करना है, तो जैसे 5/2 -3 है, तो सीधे 2 का गुणा किससे कर दो, 3 से कर दो। तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6। तो यहाँ आ जाएगा 5 और ये माइनस ऊपर हो जाएगा 6/2। तो यहाँ पास -1/2 आ जाएगा। सिमिलर इसी तरह होगा, जैसे यहाँ पास क्या है A/B -3, तो B का गुणा 3 से कर दो, तो A/B -3B आ जाएगा, और 3B ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो A -3B क्या आ जाएगा, B।
यह कि कॉन्सेप्ट इफ करना है तो ए अपान बी -3 और इसके बटे में 1 कर दो, तो बी और 1 का एलसीएम क्या होगा, बी होगा। बी का टेबल बी में 1 बार जाएगा तो ए का गुणा 1 से करोगे तो ए कम ए आ जाएगा, -1 का गुणा बी में बी बार जाएगा तो बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3b आ जाएगा, तो ए -3b आ जाएगा। इसको क्या लिखोगे 2√5 बराबर a -3b अपान क्या आ जाएगा b। अब हमको पता है कि मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा कहाँ जाती है, बट्टे में जाती है, तो मल्टीप्लाई वाली संख्या हमेशा बट्टे में जाएगी, तो यहाँ पर √5 बचेगा और संख्या कौन सी है 2, तो यहाँ आ जाएगा a -3b अपान क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास जो आ जाएगा, देखिए ये राइट हैंड साइड होता है और ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखोगे, यहाँ पास आपको लिखना है कि a -3b अपान 2b एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय नहीं, तो लिखना तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था अभी कि कभी भी जो है अपरिमेय संख्या जो है इक्वल नहीं होती है परिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के इक्वल होगी क्या, नहीं होगी। तो यहाँ पास लिखोगे लेकिन √5 एक अपरिमेय, बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अतः हमारी गलत कल्पना से परिणाम प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 एक गलत कल्पना से हमें क्या प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमारी गलत कल्पना तो यही कहती है, हमने जो गलत कल्पना माना कि परिमेय संख्या है 3 + 2 √5, तो गलत कल्पना की वजह से 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः यह 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, या कि इसकी जगह √5 को भी क्या कर सकते हो, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था दोस्तों आज की क्लास। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आप नए हैं तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।